हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग का जो बैच चल रहा है टीजीटी पीजीटी इतिहास क्रैश कोर्स, उसी कड़ी में आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करेंगे। देखिए, परीक्षा की दृष्टिकोण से, प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोई भी परीक्षा, वो चाहे इतिहास विषय की परीक्षा हो, जैसे टीजीटी की परीक्षा हो, पीजीटी की परीक्षा हो, जीडीसी की परीक्षा हो, जीआईसी की परीक्षा हो, एलटी ग्रेड की परीक्षा हो, सब में इस टॉपिक से जरूर प्रश्न बनेंगे। अगला बात कि जितने भी आप प्रतियोगी परीक्षा देते हैं, चाहे आरओ का परीक्षा दें, यारो का परीक्षा दें, बीओ दें, पीसीएस दें, जो भी लोक सेवा आयोग परीक्षा लेती है, अधीनस्थ चयन आयोग परीक्षा लेती है, सारी परीक्षाओं में जो जीएस का जो भाग होगा, जीएस वाले भाग में जो इतिहास से प्रश्न बनेंगे, इतिहास वाले खंड से दो चार प्रश्न जरूर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित रहेंगे। तो महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान लगा के पढ़िएगा, इसको समझिएगा। इस अध्याय से आपकी परीक्षाओं में निश्चित तौर पे प्रश्न आएंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए मित्रों, हड़प्पा सभ्यता की जब तक खोज नहीं हुई थी, या हम कहें सिंधु नदी घाटी सभ्यता की जब तक खोज नहीं हुई थी, तब तक यह माना जाता था कि हमारी सभ्यता का जो विकास हुआ है वो वैदिक काल से हुआ है। भाई खोज हुई नहीं थी, और वैदिक काल का समय क्या है? 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व, 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व पूर्व वैदिक काल का समय है, और 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व का जो समय है उत्तर वैदिक काल का समय है। तो देखिए, लेकिन जैसे ही 1921 में या 1922 में जब मोहनजोदड़ो की खोज हुई, हड़प्पा की खोज हुई, फिर मोहनजोदड़ो की खोज हुई। एक का खोज दयाराम साहनी ने किया हड़प्पा की, मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने किया, और किसके नेतृत्व में? मार्शल के नेतृत्व में। उससे उन खोजों के बाद से जो हमारी संस्कृति है उसकी प्राचीनता करीब 1 से 1,500 और पहले हो गई। कहने का मतलब यह है कि ऐसी सभ्यता की खोज हुई, ऐसी संस्कृति की खोज हुई, जो संस्कृति 3500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व तक निरंतर गति से भारत में चलती रही। आप देखेंगे कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में उसमें बंटवारा नहीं हुआ था भारत पाकिस्तान का, क्योंकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है। लेकिन वह जो प्रारंभ हुआ है, जो हड़प्पा की खुदाई से या मोहनजोदड़ो की खुदाई से जिस सभ्यता के साक्ष्य मिलने प्रारंभ हुए हैं, उस सभ्यता के साक्ष्य बाद में स्वतंत्र भारत के बाद भी उस सभ्यता के साक्ष्य भारत के अनेक प्रांतों से मिले हैं। चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र वाला भाग हो, सारे प्रदेशों से इस सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। और स्वतंत्रता के बाद तो सबसे ज्यादा सैंधो सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, सैंधो सभ्यता के जो स्थल मिले हैं वो गुजरात प्रांत से मिले हैं। आपको यह भी बता दें कि इसका जो उत्तरी विस्तार था वो कहां से था? उत्तरी जो स्थल था वो मांडा था। मांडा कहें तो आप जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के तट पे एक स्थल है मांडा, ये इसका उत्तरी विस्तार है। दक्षिण में इसका जो विस्तार था वह दैमाबाद है। दैमाबाद कहें तो महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के तट पे स्थित है, गोदावरी की सहायक नदी है, वहां से इस सभ्यता के साक्ष्य मिले। पूरब में आप जाएंगे तो पूरब में आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पे है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। और पश्चिम में जाएंगे तो पश्चिम में इसका जो विस्तार है वो सुक्कांगे डोर तक है, जो कि दास नदी के तट पे है। तो कहने का मतलब यह है कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से इस सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में सभ्यता फैली हुई थी, और अपने इसके समकालीन, चाहे सुमेर की सभ्यता रही हो, चाहे मिस्र की सभ्यता रही हो, सारी सभ्यताओं से यह उन्नत अवस्था में थी। मेरे मित्रों, इसका जो
सफाई व्यवस्था है, इसकी जो सड़क व्यवस्था है, अपने आप में उच्च कोटि की थी, बेजोड़ थी। आज हम सैंडो सभ्यता के एक एक टॉपिक हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, इसमें आपको पहले इसका परिचय बताएंगे, परिचय के बाद इसके नामकरण पे लेके चर्चा होगी, क्यों हम इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, क्यों इसे कुछ विद्वान सिंधु नदी घाटी की सभ्यता कहते हैं, क्यों इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा गया, क्यों इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया, क्यों इसे प्रथम नगरी क्रांति कहा गया। सारी बातों पर चर्चा होगी। इसके बाद इसकी तिथि के बारे में हम आपको बताएंगे, जो कार्बन डेटिंग के आधार पर तिथि बताई गई है। मार्शल महोदय ने क्या तिथि बताया है, मैके ने क्या तिथि बताया है, मार्टिन व्हीलर ने क्या तिथि बताया है, सारी तिथियों पर चर्चा होगी। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार है, आपको बताए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में जो उसके भौगोलिक विस्तार है, उन सारी बातों पर चर्चा होगी। हड़प्पा से मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, धौलावीरा से, लोथल से जो सामग्री मिली है, उन सारी सामग्रियों की चर्चा होगी। वो कितने ज्ञान में महत्व की सारी सामग्रियां हैं। इसके बाद हम हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, बड़ा विद्वानों में मतभेद है। विद्वानों का एक वर्ग है कहता है कि नहीं, हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव है वह विदेशी है, ये यहाँ की ये लोग क्या नाम है, मूल जातियां नहीं थी। विद्वानों का एक वर्ग है जो कहता है कि नहीं, हड़प्पा सभ्यता का जो उदय हुआ है इसी भारत की ग्रामीण संस्कृतियों से हुआ है। सारी बातों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में जानेंगे। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता का जो सांस्कृतिक विकास है, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, कला पक्ष, धार्मिक पक्ष, और सबसे महत्वपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, पतन हुआ कि उसका संस्कृतिकरण हुआ है, सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, संस्कृतियों का कभी पतन नहीं होता है, संस्कृतियां हमेशा अपने स्वरूप को बदल देती हैं। तो चलिए हम इसके आज परिचय इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। देखिए, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी और हमारी सभ्यता व संस्कृति को यह 1000 वर्ष और प्राचीन तक ले गए। देखिए, इसमें सीधे जो हमारा पहला बिंदु है कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा सिंधु सभ्यता की खोज ने हमारी सभ्यता व संस्कृति को 1000 वर्ष अधिक प्राचीन होने का गौरव प्रदान किया। मतलब कहने का यह है कि 1921 से पहले जब हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, तो माना जाता था कि हमारी जो संस्कृति, जो हमारी सभ्यता का प्रारंभ होता है वह वैदिक काल से होता है। लेकिन जैसे ही 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज होती है, हड़प्पा स्थल की खुदाई कराई जाती है, उसके बाद से जो हमारी संस्कृति है इसकी प्राचीनता और बढ़ जाती है और ये पुरानी मान ली जाती है। अगला जो हमारा बिंदु है, देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में को पूछा जाता है, ये तिथि को पूछी जाती है। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा को खनन करवाया था और 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन करवाया था। तो 1921 ईस्वी, 1922 ईस्वी, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी, इन तथ्यों को दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला बात देखिए, ये परीक्षा में खूब प्रश्न पूछा जाता है, प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का कार्य कौन करता है? भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग करता है। जो जितने भी प्रागैतिहासिक स्थल हैं उनको खोजने का कार्य, उनका उत्खनन करने का कार्य, उससे जो भी सामग्रियां मिलती हैं उसको सुरक्षित करने का कार्य कौन करता है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करता है। अब आपके दिमाग में यह आएगा कि इस विभाग की नींव कब पड़ी है। देखिए, माना जाता है कि भारतीय पुरातत्व के जो जन्मदाता है वह कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। अगला फैक्ट दिमाग में बैठाइएगा, भारतीय पुरातत्व के जो जन्मदाता है कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। अलेक्जेंडर कनिंघम को दिमाग में बैठा लीजिएगा। और प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का कार्य कौन करता है? भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग करता है। अगला जो हमारा फैक्ट है, देखिए जो भारतीय पुरातत्व विभाग की जब नींव पड़ी है, भारत में उस समय अंग्रेजों का शासन था। अब कौन उस समय वायसराय था? लॉर्ड कर्जन था। तो लॉर्ड कर्जन के समय में ही भारतीय पुरातत्व विभाग की नींव पड़ती है और इसी के बाद से भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का
काम शुरू होता है। उसी क्रम में 1921 में हड़प्पा की खोज होती है, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हो जाती है। ठीक, इसके बाद देखिए, जब भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल थे, आपसे भी चर्चा किए हैं। तभी उसी समय दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की एवं राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की। तो उससे पूछा जाता है कि जब हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में, उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक कौन था? उसे भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक कौन था? जॉन मार्शल थे। उन्हीं के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और उन्हीं के नेतृत्व में 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। इसके बाद से यह जो प्रारंभ हुआ है, जो शुरुआत हुई है, खोज रुकी नहीं है। और जो पाकिस्तान से जो दोनों स्थल जो मिले हैं, आगे सिंधु सभ्यता के अनेक स्थलों को खोजने का मार्ग प्रशस्त किए हैं। इसके बाद आप देखेंगे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से, हिंदुस्तान वाले पंजाब वाले भाग से, राजस्थान से और ये उत्तर प्रदेश से, गुजरात से, अनेक स्थानों से हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिलने लगते हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थल, प्रमुख स्थल मिलने लगते हैं। ठीक, दिमाग में बैठा लीजिएगा। जितने फैक्ट हैं, 1921 में दयाराम साहनी, 1922 में राखालदास बनर्जी। कौन था महानिदेशक उस समय? जॉन मार्शल थे। और भारतीय पुरातत्व के जनदाता कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। और भारतीय पुरातत्व की नींव कब पड़ी है? कर्जत के समय में पड़ी है। इन चीजों को दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक, इसके बाद देखिए, ये तो इंट्रोडक्शन हुआ। अब देखिए हमारा जो अगला, देखिए पूरा जो सिंधु सभ्यता है, इसको बहुत ही सरल तरीके से आपको पढ़ाएंगे। एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए चले जाएंगे, जिससे आप एक दूसरे टॉपिक का लिंक करते चले जाइएगा, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। अब आगे देखिए, अब इसके हम नामकरण पे जाते हैं। देखिए मित्रों, हड़प्पा सभ्यता को कोई हड़प्पा सभ्यता कहता है, कोई सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहता है, कोई सिंधु सरस्वती सभ्यता कहता है, कोई कांस्य युगीन सभ्यता कहता है, कोई प्रथम नगरी क्रांति कहता है। क्यों कहता है, एक एक पहलुओं पर चर्चा होगी, चीजों को समझिए। ठीक, देखिए पहला हड़प्पा सभ्यता, इसका जो नाम लोग कहते हैं, बड़ा विद्वानों में आपस में मतभेद है, किसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाए, कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहा जाए, कि सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाए, कि कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाए, या प्रथम नगरी क्रांति कहा जाए। देखिए हम चाहे हड़प्पा सभ्यता नाम लें, चाहे सिंधु नदी घाटी सभ्यता नाम लें, चाहे कांस्य युगीन सभ्यता नाम लें, चाहे सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम लें, चाहे प्रथम नगरी क्रांति नाम लें, सब कहने का मतलब यह है कि हम सिंधु नदी घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं। ठीक, तो समझिए। देखिए इसका पहला जो नाम विद्वानों ने रखा, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसलिए रखे क्योंकि सबसे पहले 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने इसी स्थल की खोज किया था। देखिए कोई संस्कृति या किसी सभ्यता की जब खोज होती है, उसका जो पहला स्थल मिलेगा, उसी के नाम पे पूरे सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। तो बहुत सामान्य सी बात है, हड़प्पा सभ्यता का नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि सबसे पहले इसी स्थल की खोज हुई थी। क्लियर? आगे सिंधु घाटी की सभ्यता। देखिए जो सिंधु सभ्यता के स्थल मिले, प्रारंभिक जो स्थल मिले, उसमें जो मैक्सिमम स्थल थे, उसका जो विस्तार था वो सिंधु नदी घाटी में था। सिंधु नदी घाटी में विस्तार होने के कारण ही, सिंधु नदी घाटी में विकसित होने के कारण ही इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हड़प्पा सभ्यता को नाम दिया गया, आपको बताए कि सबसे पहले इसी स्थल की खोज हुई। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इस सभ्यता का जो अधिकतम विस्तार था प्रारंभ में, इस सभ्यता का जो अधिकतम विस्तार था वह सिंधु घाटी में था, इसीलिए सिंधु घाटी की सभ्यता से इसे संबोधित किया गया। अगला देखिए क्या नाम दिया जा रहा है, सिंधु सरस्वती सभ्यता। कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए वर्तमान राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है और वह गंगानगर जो जिला है, वहां कभी सरस्वती नदी बहती थी, जो वर्तमान में लुप्त हो चुकी है। सुनिए, वर्तमान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में और गंगानगर जिले में कभी सरस्वती नदी बहती थी, जो कि वर्तमान में लुप्त हो गई है। और
इसी के आसपास सिंधु सभ्यता फैली हुई थी। ठीक है, यहां से भी सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। और कालीबंगा जो था, आपको बताएंगे, राजस्थान का प्रमुख सैंधव स्थल कालीबंगा है। इस सिंधु सरस्वती जो सिंधु जो ये सरस्वती नदी के आसपास जो सभ्यता फैली हुई थी, जो कालीबंगा स्थल है, इसका ये प्रमुख केंद्र था। कालीबंगा सरस्वती नदी घाटी का प्रमुख केंद्र था और सरस्वती नदी के समीपवर्ती क्षेत्र में फैली होने के कारण इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा गया। समझ में आएगी बात? देखिए, फिर से सुनिए। वर्तमान राजस्थान के हनुमानगढ़ व गंगानगर जिले में कभी सरस्वती नदी बहती थी। सरस्वती नदी के आसपास जो सभ्यता फैली हुई थी उसको हम सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता का जो प्रमुख केंद्र था कालीबंगा था और सरस्वती नदी के समीपवर्ती क्षेत्र में फैली होने के कारण इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा गया, सिंधु सरस्वती संस्कृति कहा गया। क्लियर? तो पहला हड़प्पा सभ्यता नामकरण हो गया, दूसरा सिंधु घाटी की सभ्यता हो गया, तीसरा सिंधु सरस्वती सभ्यता हो गया। ठीक, अगला इसका नाम दिया गया कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, आपको जब पढ़ा रहे थे हम पाषाण काल में पढ़ाए थे कि पाषाण काल का जो मानव था नव पाषाण काल तक तो किसी भी धातु से परिचित नहीं था। सभ्यता जैसे ताम्र पाषाण काल में आती है, आप देखेंगे कि मानव तांबे से परिचित हुआ। ताम्र पाषाण काल के बाद आप देखेंगे हमारी सभ्यता जैसे सैंधव नदी घाटी में आएगी। जो सैंधव नदी घाटी के लोग हैं वह तांबे में टिन का प्रयोग करके कांसा तैयार करेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि सिंधुवासियों ने पहली बार तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया, अतः इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। ठीक है, तांबा में क्या मिला दिए? तांबा प्लस टिन बराबर कांसा, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता नाम दिया गया। ध्यान में बैठाइएगा। इस सैंधव नदी घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सैंधव नदी घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और सैंधव नदी घाटी सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। सारे का मतलब एक है, नाम अलग अलग है। यही है नामकरण। अगला सुनिए, इसका एक अगला नाम है प्रथम नगरी क्रांति। देखिए मित्रों, हड़प्पा सभ्यता के पहले, चाहे हम आपको ताम्र पाषाण काल पढ़ाए हों, क्योंकि पाषाण काल तो मानव के विकास का प्रारंभिक काल था। सभ्यता बहुत लंबे समय के बाद खाद्य उत्पादक अवस्था में पहुंची थी। प्रारंभ का जो मानव था वो अपने भोजन का संग्रह करता था, नगरों की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। ताम्र पाषाण काल विशुद्ध रूप से ग्रामीण संस्कृति थी, लेकिन बेटा जैसे ही हमारी सभ्यता आगे सैंधव काल में प्रवेश करती है, आप देखेंगे सैंधव काल में जब नगरों की खुदाई होगी तो वहां पर नगरी तत्व विद्यमान थे। वो नगरी तत्व के कारण ही इसे प्रथम नगरी सभ्यता कहा गया। और क्योंकि अनेक नगरों का प्रमाण मिलता है। देखिए, चाहे हड़प्पा हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे लोथल हो, चाहे कालीबंगा हो, चाहे धौलावीरा हो, चाहे राखीगढ़ी हो, अनेक बड़े बड़े नगर अस्तित्व में आते हैं, नगरों के प्रमाण मिलते हैं। मैक्सिमम अधिकतम नगर मिलने के कारण ही इसको प्रथम नगरी क्रांति कहते हैं। और इसे प्रथम नगरी क्रांति इसीलिए कहते हैं क्योंकि भारत में पहली बार नगरों का जो उदय होता है इसी सभ्यता के समय होता है, इसीलिए इसे प्रथम नगरी क्रांति कहा जाता है। अब देखिए, एक प्रश्न खूब पूछा जाता है कि भारत में द्वितीय नगरी क्रांति कब हुई थी? दिमाग में बैठा लीजिएगा। प्रथम नगरी क्रांति जब कहें, हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं। द्वितीय नगरी क्रांति की यदि बात कहें तो क्या कहेंगे? हम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। इसे हम प्राक मौर्य काल कहते हैं, इसे बुद्ध काल कहते हैं, क्योंकि उसी में आप देखेंगे बड़े बड़े 16 महाजनपदों का उदय होता है।
और आगे चल के जो 16 महाजनपद हैं अब उनका मगध में विलीन होता है, और आगे चल के आप देखेंगे कि मगध है एक अखिल भारतीय राज्य का रूप ग्रहण करता है। बाद में चर्चा करेंगे। तो प्रथम नगरीय क्रांति थी हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि पहली बार भारत में नगरों का विकास इसी समय में होता है। देखिए मित्रों, हड़प्पा सभ्यता की जहां तक एक प्रश्न बनता है, एविडेंस क्या है? तो एविडेंस देखिए, इतिहास के विद्यार्थी हैं, इतिहास के विद्यार्थियों को साक्ष्य की बड़ी आवश्यकता पड़ती है, तो बिना साक्ष्य के अपनी बातों को सिद्ध नहीं कर सकता है। तो एविडेंस के रूप में देखिए हड़प्पा सभ्यता के लिखित प्रमाण भी मिलते हैं और पुरातात्विक प्रमाण भी मिलता है। क्योंकि लिखित प्रमाण इसलिए बहुत ज्यादा वो सहायक नहीं सिद्ध है, क्योंकि जो हड़प्पा लिपि थी वो चित्रात्मक थी। उस लिपि को पढ़ने में अभी तक किसी भी विद्वान ने सफलता नहीं प्राप्त की है। इसीलिए इसके ज्ञान का जो एकमात्र स्रोत है, जो एकमात्र साक्ष्य है, वह क्या है? पुरातात्विक सामग्री है। ऐसी पुरातात्विक सामग्री के आधार पे ही हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं की चर्चा करते हैं। और क्योंकि देखिए लिखित साक्ष्य तो था, उसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए इस सभ्यता को हम किस काल में रखेंगे? आज ऐतिहासिक काल में रखेंगे। ठीक है, आपको अंतर बताए थे ना, प्रागैतिहास आज इतिहास में क्या अंतर है। तो इसीलिए इस सभ्यता का जो काल है उसको हम आज ऐतिहासिक काल कहेंगे। अगली बात मित्रों देखिए, ये तो परिचय हो गया, नामकरण हो गया। हम इसके अब तिथि के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जहां तक हड़प्पा सभ्यता की तिथि की बात है, विद्वानों में बड़ा मतभेद रहा है। विद्वानों में जो मतभेद है वह मार्शल महोदय हुए, चाहे डीपी अग्रवाल हुए, चाहे मार्टिमर व्हीलर हुए, इन्होंने, चाहे मैके हुए, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की अलग अलग तिथि को निर्धारित किया। तो हम देखिए एक पे चर्चा करते हैं। देखिए, तो सबसे एक है हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि पे बड़ा जोर दिया जाता है। जो कुछ विद्वानों का एक वर्ग है वह मानता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि थी वो 3500 ईसा पूर्व से लेके 1300 ईसा पूर्व तक थी। और यह जो तिथि थी वह किस आधार पर निकाली गई थी? रेडियो कार्बन विधि के आधार पे यह निकाली गई थी। यही सुनिए, ध्यान दीजिएगा, जो 3500 ईसा पूर्व से लेके 1300 ईसा पूर्व का जो काल है वह सर्वाधिक मान्य कार्यकाल है। यही सर्वाधिक मान्य तिथि हड़प्पा सभ्यता की मानी जाती है। दिमाग में बैठा लीजिएगा। कोई आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का तिथि क्या है, एक लाइन में उत्तर दीजिएगा 3500 ईसा पूर्व से लेके 1300 ईसा पूर्व तक का जो समय है वह हड़प्पा सभ्यता का समय है। देखिए, इसके कई चरण आएंगे। इसमें प्रारंभिक चरण है या बाद के जो चरण है हम आपको बताएंगे, लेकिन जो इसका पूरा क्या नाम है, हड़प्पा सभ्यता का की जो संपूर्ण तिथि है वो 3500 से लेके 1300 ईसा पूर्व तक है। अगला जो मार्टिमर व्हीलर महोदय मानते हैं, मार्टिमर व्हीलर महोदय हड़प्पा सभ्यता की तिथि को 2500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व तक निर्धारित करते हैं, क्योंकि 1500 ईसा पूर्व में भारत में आर्यों का आगमन होने लगता है। माने 1500 ईसा पूर्व किसका समय है? 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक का वैदिक काल का समय है। ठीक, तो सर्वाधिक मान तिथि 3500 ईसा पूर्व से लेके 1300 ईसा पूर्व तक। मार्टिमर व्हीलर क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि है वो 2500 से लेके 1500 ईसा पूर्व तक है। एक विद्वान डीपी अग्रवाल है। डीपी अग्रवाल हड़प्पा सभ्यता की तिथि को 2350 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक मानते हैं। डीपी अग्रवाल की भी तिथि तमाम विद्वान मानते हैं। और क्योंकि यह जो तिथि है 2350 से लेके 1750 ईसा पूर्व, यह हड़प्पा संस्कृति की सर्वाधिक परिपक्व चरण था, इसीलिए इस तिथि को भी मान्यता प्राप्त है। और एक मार्शल महोदय है, मार्शल महोदय हड़प्पा सभ्यता की तिथि को 3250 ईसा पूर्व से लेके 2750 ईसा पूर्व तक मानते हैं। और एक मैके महोदय हैं, मैके महोदय भी हड़प्पा सभ्यता की तिथि को 2800 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व तक मानते हैं। तो दो इसमें जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, एक डीपी अग्रवाल की जो तिथि है 2350 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की
परिपक्व अवस्था की तिथि है, और जो रेडियो कार्बन विधि के आधार पर जो तिथि निकाली गई है वह है 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक। इन तिथियों को दिमाग में बैठाएगा। कभी कभी कूट में प्रश्न दे देते हैं मिलाने के लिए, एक तरफ विद्वानों का नाम दे देंगे, एक तरफ तिथि दे देंगे, कह देंगे इसको मिलाइए। तो आज हम लोग परिचय, हड़प्पा सभ्यता के इंट्रोडक्शन पढ़े, नामकरण के लिए के जो नाम दिया गया उसके बारे में पढ़े, तिथि के बारे में पढ़े। हमारी जो अगली क्लास होगी वह हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव और हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल पे केंद्रित होगी। धन्यवाद।